कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं खड़े होके उनकी ताली हमारे टाइम में से मत दीजिए। कमाल है भाई, माने हमने जो मुद्दे उठाए किसान के, बेरोजगार के, महिला अत्याचार पे कोई जवाब नहीं। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है किसान से, छात्रों से, महिलाओं के अत्याचार पे। आपको मतलब किससे है? व्यक्तिगत। कमाल की बात है, आप सरकार में हैं, सरकार का मैंने सवाल उठाया किसान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, छात्र के बारे में क्या सोच रहे हैं, महिला पे अत्याचार के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें कोई जवाब नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। और आप कह रहे हैं सैनिक, अरे भैया सैनिक की पत्नी थी मणिपुर में जिसके साथ अन्याय हुआ था, उसके पति ने क्या बोला? कारगिल में देश की तो रक्षा कर रहा है, लेकिन अपनी आपने सवाल उठाए सुधांशु जी, आप जवाब दे ही दी। 4 करोड़ जिन गरीबों को आवास दिया है, उन गरीबों में 3 करोड़ मकानों में मालिकाना हक में रजिस्ट्री में महिला का नाम है। दावे से कहता हूं 2014 से पहले 3 करोड़ गरीब वर्ग की महिलाएं नहीं थी जिनको हाथ में मिला। अगर 11 करोड़ शौचालय मिले हैं तो वो इज्जत घर हैं गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर 14 करोड़ घरों में नल पहुंचा है तो जो महिलाएं सर के ऊपर मटकी रख के उनको मीलों मीलों से आना पड़ता था, ये उनके लिए आके मिला है। अगर बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। यदि कामकाजी महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्वावकाश का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। फोर्स में अगर कमीशन फोर्स में महिलाओं को स्थान मिला है तो हमारे समय में मिला है। अरे जनाब अभी सुनते तो जाइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री है तो हमारे जमाने में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे जमाने में पास हुआ है। 44 करोड़ जो मुद्रा योजना के लोन मिले उनमें 68% महिलाओं को मिले हैं। मेरे भाई समझने का प्रयास तो करो। आपके यहां कितने नहीं है कि महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी बलात्कार में दुखी होकर, फिर कहा जाता था कि बच्चों से गलती हो जाया करती। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। इसमें आरजेडी के भी प्रवक्ता हैं। दोस्तों बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जी हैं और आरजेडी की तरफ से आपको अनवर पासा नाम है उनका, प्रोफेसर है। दोस्तों डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन नज़दीक आ गया है और अभी का जो डिबेट का मुद्दा होने वाला है ये आरोप एक दूसरे पे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि आज की जो डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और जो बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ये, और काफ़ी दमदार प्रवक्ता हैं क्योंकि ये बीजेपी की बात जो रखते हैं काफ़ी फैक्ट के साथ रखते हैं और इनकी बातों में सच्चाई भी लगती भी है। और दोस्तों ये आज डिबेट में बीजेपी की तरफ से हैं और काफ़ी अपने बातों को अच्छे तरीके से रखे और अनुराग भदौरिया को मजा चखा दिए। और दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं डिबेट को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 10 सेकंड दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 10 सेकंड में क्या हो जाएगा? 10 सेकंड ही तो मांग रहा हूं मैं, 15 भी नहीं मांग रहा हूं। आप तो न्याय कीजिए, बीजेपी नहीं करते तो आप कर दीजिए। प्रोफेसर अनवर पासा जी, प्रोफेसर अनवर पासा जी, आपकी इजाजत हो तो 10 सेकंड में अनुराग भदौरिया जी को देती। 10 सेकंड। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं खड़े होके उनकी ताली हमारे टाइम में से मत दीजिए। कमाल है भाई, माने हमने जो मुद्दे उठाए किसान के, बेरोजगार के, महिला अत्याचार पे कोई जवाब नहीं। मतलब आपको कोई मतलब नहीं है किसान से, छात्रों से, महिलाओं के अत्याचार पे। आपको मतलब किससे है? व्यक्तिगत। कमाल की बात है, आप सरकार में हैं, सरकार का मैंने सवाल उठाया किसान के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, छात्र के बारे में क्या सोच रहे हैं, महिला पे अत्याचार के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें कोई जवाब नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। और आप कह रहे हैं सैनिक, अरे भैया सैनिक की पत्नी थी मणिपुर में जिसके साथ अन्याय हुआ था, उसके पति ने क्या बोला? कारगिल में देश की तो रक्षा कर रहा है, लेकिन अपनी आपने सवाल उठाए सुधांशु जी, आप जवाब दे ही दीजिए। आप जवाब दे ही दीजिए क्योंकि अनुराग भदौरिया जी ने जो सवाल उठाए थे, मैंने पहले कहा ये सवाल वहां मंच पर नहीं उठाए गए, ये यहां स्टूडियो में उठाए जाते हैं। मंच पर कौन से सवाल उठाए गए थे ये जनता भी जानती है, सुधांशु जी आप भी जानते हैं। जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, आपका फेडर डाउन। सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब। आप जवाब ही दे देता हूं मान्यवर। जो आपने कहा सारे मुद्दों की बात, तो मुद्दे इतने गिनते गिनते आपकी उंगली थक जाएगी। 4 करोड़ जिन गरीबों को आवास दिया है उन गरीबों में 3 करोड़ मकानों में मालिकाना हक में रजिस्ट्री में महिला का नाम है। दावे से कहता हूं 2014 से पहले 3 करोड़ गरीब वर्ग की महिलाएं नहीं थी जिनको हाथ में मिला। अगर 11 करोड़ शौचालय मिले हैं तो वो इज्जत घर हैं गरीब वर्ग की महिलाओं के लिए। अगर 14 करोड़ घरों में नल पहुंचा है तो जो महिलाएं सर के ऊपर मटकी रख के उनको मीलों मीलों से आना पड़ता था, ये उनके लिए आके मिला है। अगर बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। यदि कामकाजी महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्वावकाश का प्रावधान हुआ है तो हमारे समय में हुआ है। फाइटिंग फोर्स में अगर कमीशन फोर्स में महिलाओं को स्थान मिला है तो हमारे समय में मिला है। अरे जनाब अभी सुनते तो जाइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर महिला मंत्री है तो हमारे जमाने में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे जमाने में पास हुआ है। 44 करोड़ जो मुद्रा योजना के लोन मिले उनमें 68% महिलाओं को मिले हैं। मेरे भाई समझने का प्रयास तो करो। आपके यहां कितने नहीं है कि महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी बलात्कार में दुखी होकर, फिर कहा जाता था कि बच्चों से गलती हो जाया करती है। आपकी तरह नहीं है कि मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था और उसके बाद आजम खान ने कहा था ये रेप हुआ ही नहीं, बुलंदशहर का रेप।
उसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा था। आपकी तरह नहीं है कि आजम खान ने खड़े होकर लोकसभा की पीठ पर बैठी हुई महिला के साथ अभद्र बात कही थी और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी थी और अखिलेश जी भी उनके साथ खड़े रहे थे। भाई साहब, मुद्दे की बात करना चाहोगे तो मुद्दे की बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली की महिलाओं के लिए आपके दिल में क्या हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में जहां पर कि लाखों हिंदुओं को भगाकर कहा गया था कि छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को छोड़ जाओ, उसके लिए क्या हो जाता है? तो आप बताइए, केरल में हजारों लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला, उनके लिए क्या हो जाता है? मेरे भाई बताओ, उत्तर प्रदेश में आपके जमाने में एक इमराना थी जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया तो मौलवी फतवा जारी कर देता है कि वो ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई और आप उस समय चुप रहे थे। उसके लिए क्या होता है? मुद्दे की बात बताओ मेरे भाई, समझने का प्रयास करो। चलो भाई, आप भदौरिया जी, अब आप बहुत बोलिए, बताओ महंगाई की दर क्या है और विकास की दर क्या है? अब आ गए विकास की दर, उसकी दर मैं आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए मेरी बात, मैं विकास दर बताता हूं, रुकिए एक मिनट। आप ये बताइए, पहले बोलिए, मैं कहता हूं संदेश खाली से वो गलत हुआ। आप बोलिए पहलवान महिलाओं के साथ बताइए, भैया फॉरेन जवाब दीजिए मुझे। मुख्यमंत्री संदेश खाली कहेगा जब है भाई। अनुराग भदौरिया जी, जब बोलना होता है तब बोलते नहीं है और जब नहीं बोलना होता है तो आपको बोलने की बहुत आदत है। अब मैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर पासा के पास जाना चाहती हूं। और अनवर पासा जी, आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक सवाल पूछा था और सवाल इस बात का पूछा था कि इतने सारे बच्चों की जब बात होती है तो लालू जी कौन सा बयान दे रहे थे, पर्सनल या राजनीतिक? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि लालू जी तो इतने दशक तक पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, अब उनके पास मुद्दा रह गया है तो मोदी जी के मां के निधन में सर क्यों नहीं मुंडवाया, उनके बच्चे क्यों नहीं हैं, बस यही मुद्दा रह गया है? क्योंकि उसका जवाब तो आज मोदी जी ने दे दिया और पूरे बीजेपी परिवार ने भी दे दिया। अब ये बताइए कि क्या यही मुद्दे हैं आपकी राजनीति के? नाविका जी, आपने जिस तरह से शुरू किया इस प्रोग्राम को और ये बताया कि पटना में जो रैली थी, महारैली थी, महागठबंधन की रैली थी, उसमें 2 मिनट का भाषण जो हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी का था, उसी को आपने सिर्फ सुना। आपने उस प्रोग्राम में जो 3-4 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें जिन मुद्दों की बात की गई, जनता के जिन सवालों को उठाया गया, पब्लिक के जिन सवालों को उठाया गया, आपने उसकी ओर से आंख भी बंद कर रखी है और कान भी आपने बंद कर लिया है। और सुधांशु जी ने भी उसी तरह से अपने आंख और कान बंद करके सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडे को यहां पर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे और जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, उसमें युवाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके तेजस्वी यादव जी का साथ दिया है, उससे घबराई हुई है भाजपा। क्या मुद्दे थे तेजस्वी जी के? तेजस्वी यादव जी के मुद्दे थे रोजगार। आज तेजस्वी यादव जी युवाओं के हीरो बने हुए हैं, आइकन बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के सरकार में युवाओं को जो आशा जगाई है, युवाओं के दिलों में जो रोजगार उनको दिए हैं, 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने के अंदर युवाओं को दिए। 10 लाख का वादा उन्होंने किया था, लेकिन गद्दारी कर दी श्री नीतीश कुमार जी ने और वो चले गए बौखला करके, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और किसी साकार एजेंडे पर सरकार वहां की काम करे। इसलिए वो जाकर के गोद में बैठ गए भाजपा के। जो कुछ मुद्दे हैं पब्लिक के, वो मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है मुद्दा, इसी पर बातें हो रही थी उस रैली में। लेकिन पूरा हमने दिखाया अनवर जी, हमने पूरा सब कुछ दिखाया जो बोले लालू जी। लेकिन लालू जी जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है, उनके मुद्दे क्या थे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुद्दे कौन से उठाए और कौन से मुद्दे जो सामने आए? और ये जो धोखे की बात हो रही है, जो नीतीश जी ने दिया, ये जो धोखे की बात हो रही है, तो धोखे तो कई बार हो चुके हैं, बहुत लोगों ने कर दिए, एक ही धोखा क्यों नजर आता है यहां प्रोफेसर अनवर साहब को? नविका जी, मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि लालू जी की किस बात पर चर्चा करें, खड़गे जी की किस बात पर चर्चा करें, 4-5 घंटे की रैली होती है, तो थोड़ा सा ये सोचने की बात है कि क्या कोई ऐसा नेता हो सकता है जो इतने स्तरहीन तरीके से देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करे? और पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि देश के लोग इसको कैसे देख रहे होंगे कि तुम्हारी संतान कहां है, तुम्हारे संतान क्यों नहीं हुआ? क्या ये लालू प्रसाद यादव को पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रचारक निकल गए थे, प्रचारक जीवन से वापस नहीं लौटे थे? और लालू प्रसाद यादव या ऐसे लोगों का संकट ही यही है, किसी भी कालखंड में किसी घर के बच्चे का
गृहस्थ जीवन से बाहर निकलकर संन्यास लेना हो या किसी खास लक्ष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना बड़ा कठिन काम होता है। नहीं हो सकता। जो अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपनी बेटी उससे आगे निकल ना पाए, उनके लिए बड़ा कठिन होता है। और यही वजह है कि ऐसे लोगों के निशाने पर सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो अपना शादी ब्याह नहीं, अपनी पत्नी नहीं, अपना बच्चा नहीं, अपना घर नहीं, और नरेंद्र मोदी के जो परिवार के लोग भी हैं, जो उनके भाई बहन हैं, हम में से कोई नहीं जान पाता है। यहां तो आप क्यों तेज प्रताप यादव क्यों मंत्री बने हुए हैं, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। मीसा भारती ही राज्यसभा की सदस्य क्यों बनेंगी, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। और ऐसे ढेर सारे सवाल ऐसी परिवारवादी पार्टियों में दिखेंगे। मुश्किल होती है उनको जब एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे लिए देश परिवार है, तो उनको बड़ा विचित्र लगता है। यहां तो एक छोटी सी खेत की मेड़ होती है, उसके लिए एक दूसरे को लोग जान से मार देते हैं। जाने क्या क्या हो जाता है। परिवार में एक लोकसभा सीट और विधानसभा सीट के लिए सास बहू लड़ रही है, चाचा भतीजा लड़ रहा है, पिता पुत्र लड़ रहा है, जाने क्या क्या हो जाता है। ऐसे में यह असंभव है, इन लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कोई एक व्यक्ति कोई निकल जाए घर से और वो देश के लिए कहे कि हम खड़े। और मैं फिर से कहूंगा, देश के लोगों को अच्छे से सुनना चाहिए। अभी कितना समय बीता, मीसा भारती पटना में हनुमान मंदिर के सामने खड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी, हमारे पिता को कुछ हो गया तो। दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य कह रही थी कि ईडी वालों समझ लेना बख्शेंगे नहीं, दवा नहीं देने दिया जा रहा था। और आज लालू जी दहाड़ रहे मंच से। लालू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लालू जी इस देश के ऐसे अपराधी हैं जिनका दोष साबित हुआ। आरोपी नहीं बोला है मैंने, अपराधी हैं, दोष साबित हुआ है, और वो देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह से कोई व्यक्ति कैसे ये काम कर सकता है। और कई बार देखिए, हम लोग कहते हैं ना सामान्य व्यक्ति और वीवीआईपी के लिए अलग अलग होता है, तो ये बात तो सही है। वीवीआईपी वाला मसला है, वो कुछ भी करे, वो दोषी हो जाए, जेल से बाहर आए और प्रधानमंत्री को तुम तड़ाम करके बात करें। और नविका जी, थोड़ा दोष हम लोगों का भी है। एक लाइन कहता हूं, हम पत्रकारों ने भी बहुत समय ऐसे नेताओं को झेला, हम कहते थे बड़े ये देशज नेता है, ठेठ नेता है। पता नहीं यार, टीवी चैनलों पर उल्टी सीधी बात कर देते थे, इंटरव्यू के बीच में उल्टा सीधा बोल देते थे। और वही आज भी अंदाज है, तुम तड़ाम करके कोई देश के प्रधानमंत्री से बात कर सकता है? शर्मसार करने वाला व्यवहार लालू प्रसाद यादव का है। लेकिन ये कोई पहली बार तो है नहीं, उनके लिए तो सामान्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा। दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपको ये डिबेट कैसी लगी। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत सारे हमारे मित्र जो हैं वो वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ भाई आप सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए।